नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारे जो +2 की जो बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उसका लेक्चर नंबर ये 2 है। तो जैसा कि हमने जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन किया था किस तरीके से जो अमेरिका था विश्व राजनीति के अंदर इसका जो वर्चस्व का जो मीनिंग का था उसने बताया था, और किस तरीके से आतंकवादी घटना के क्रम के बाद उसकी जो विश्व राजनीति के अंदर उसकी जो एक नई राजनीति थी वो शुरुआत हुई थी। तो इसके अंदर हम पहले से ही डिस्कशन है वो कर चुके हैं, और इससे संबंधित कुछ जो पॉइंट है जो आगे के पॉइंट है वो आज का हम लेक्चर वो शुरू करते हैं। लेकिन ये जो आगे बताया गया है आशिया जाबू और आंद्रेस, इसके बारे में ये एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप इसको खुद पढ़ सकते हो, इसमें समझाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं जिसके अंदर जो नई विश्व व्यवस्था थी उसकी शुरुआत थी वो किस तरीके से की गई थी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, जिन्होंने इस व्यवस्था को शुरुआत की थी, और किस तरीके से ये व्यवस्था थी वो शुरुआत की गई थी, उसका क्या कारण था, क्या घटनाक्रम रहा था, उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जो सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया था, यानी कि जब ये परिघटना हुई थी 1990 के आसपास, उसके बाद विश्व राजनीति के अंदर जो पूरा विश्व था इस समस्या को लेकर बड़ा ये गंभीर स्थिति थी वो उत्पन्न है वो हो गई थी, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों के अंदर वो टूट गया था। दो महाशक्तियों में अब एक का वजूद न था, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत या कई की बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो रशिया था वो अन्य कई राज्यों के अंदर टूट गया था, और उसके टूटने की वजह से जो अमेरिका था सिर्फ एक ही विश्व व्यवस्था के रूप में जो शक्ति के रूप में बच गया था। इस तरह जान पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया था। बिल्कुल सही बात है। जब 1991 के 90 के अंदर अंतराल के बाद जब इसका घटनाक्रम खत्म हुआ, तो उसके बाद अमेरिका था वो पूरी विश्व के अंदर विश्व शक्ति के रूप में उसका जो घटनाक्रम है वो शुरुआत हुआ। तो इसका विश्व राजनीति के अंदर जो वर्चस्व की जो राजनीति थी हमारी, जिसके अंदर सारी विश्व की राजनीति थी वो अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रही थी, तो उसकी शुरुआत 1991 के बाद है वो मानी जा सकती है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर और सोवियत संघ के विघटन तक तो हमारे विश्व के अंदर दो महाशक्तियों की जो ध्रुवीय व्यवस्था थी वो अपनाई गई थी विश्व राजनीति के अंदर। लेकिन 1991 के बाद अमेरिका एक ध्रुवीय राजनीति के तहत विश्व राजनीति के अंदर कूद पड़ा था। एक हद तक तो यह बात सही है, लेकिन इसमें इसके साथ साथ दो और बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह कि अमेरिका वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है। यानी कि इस अमेरिका के विश्व राजनीति के अंदर जो घटनाक्रम होने की जो शुरुआत है वो 1991 तक ही सीमित नहीं मानी जा सकती। वो जिस तरीके से 1945 के अंदर जो द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम है वो समाप्त हुआ था, उसकी वजह से ही ये दोनों के देशों के बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस तरीके से उस शीत युद्ध की वजह से ही दोनों देश, सोवियत संघ यानी कि रशिया और अमेरिका, अपने आप को एक दूसरे के साथ कंपटीटर के रूप में, प्रतिस्पर्धा के रूप में अपने आप को शक्तिशाली विश्व के अंदर, राजनीति के अंदर अपनाना चाहते थे, मानना चाहते थे। और ये जो इनकी विश्व राजनीति के अंदर जो सद्भावना की जो ये भावना थी, कंपटीशन की जो भावना थी, वो सिर्फ यहाँ जमीनी स्तर पर भी कायम नहीं रही थी, आसमानी स्तर पर इनके जो प्रतिस्पर्धा थी वो देखी जा सकती थी। तो इसी की वजह से इनके बीच में जो कंपटीशन की जो भावना थी वो 1945 से लेकर और सोवियत संघ के विघटन के बाद 1990 के बाद तक, 91 के बाद तक घटनाक्रम वो देखा जा सकता है। इस पहलू के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इसी के अध्ययन के बारे में, जिसका जो पहला जो इसका जो पॉइंट है वो इसके अध्ययन के बारे में हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव
करना शुरू किया। तो जिस तरीके से इसने विश्व राजनीति के अंदर अपनी दमनकारी जो नीति अपनाई थी विश्व राजनीति के अंदर, वो पूरी तरह से 1991 के बाद ही जो उसकी दूसरी ताकत थी, वो इसका जो असली रूप था वो सामने तब नहीं आया था, घटनाक्रम वो माना जा सकता है। दरअसल यह बात ही बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जी रही है, यानी कि इस घटनाक्रम का जो बाद में उल्लेख है वो वर्णन वो किया गया था, तब दुनिया को ये एहसास हुआ जो अमेरिका था विश्व राजनीति के अंतर्गत एक वर्चस्व की जो राजनीति थी, अब जो दुनियादारी के अंदर बताया गया था, उसका जो घटनाक्रम था बाद के अंदर पैदा किया गया था। आइए हम उस प्रक्रिया की चर्चा करें जिसने अमेरिका वर्चस्व की जड़ों को ज़्यादा गहरे तक जमा दिया था। अब पहला जो पॉइंट दिया गया था जिसके अंदर 1991 तक जो इसकी जो दायरा था वो सीमित ना रहकर 1945 तक इसका माना गया था, उस पॉइंट को किस तरीके से वर्चस्व की राजनीति के अंदर अमेरिका का जो होल्ड था विश्व के अंदर किस तरीके से स्थापित है वो किया गया था। तो इस तरीके का जो सारा घटनाक्रम है वो हम इसके आगे पॉइंट के माध्यम से हम पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बात दिखाना चाहूँगा, ये पिक्चर देख लीजिए। इसके अंदर किस तरीके से जो एक बीच रोड के दोनों साइडों में जो गाड़ियाँ का जो मलबा है वो बीच में पड़ा हुआ है, कुछ टूटे हुए कुछ जले हुए वाहन, जो पिक्चर आप इसके माध्यम से आप देख सकते हो, ये आई थिंक दिखाया गया है। तो इसे हाईवे ऑफ डेथ का जो मृत्यु का राजपथ है वो कहा जाता है। ये जो रोड है वो कुवैत और बसरा के बीच में जो सड़क है उसके आसपास अगल बगल में जो ये जो व्हीकल आप देख रहे हो, इसके अंदर ये दर्शाया गया इस तरीके से, आप इसके अंदर आप देख सकते हो। जिसके अंदर पहला जो खाड़ी युद्ध हुआ था ईरान इराक के ऊपर, जब अमेरिका के द्वारा हमला किया गया था 1991 के अंदर, फरवरी 1991 के आसपास के अंदर, उस समय जो अमेरिकी हमलों के द्वारा किया गया जो उसका रिजल्ट था, जो आशंका थी उसके अंदर, जो जितना भी युद्ध की भयानक स्थिति अपनाई गई थी अमेरिका के द्वारा, उस स्थिति का जो आकलन है इन मलबे के ढेर के माध्यम के द्वारा हम देख सकते हैं। किस तरीके से जो कुवैत के अंदर और खाड़ी विश्व के जो खाड़ी युद्ध हुआ था तेल की वजह से, किस तरीके से अमेरिका ने जो खाड़ी ईरान के ऊपर और इराक के ऊपर उसने आक्रमण की जो नीति थी वो अपनाई थी, उसकी तेल की जो नीति थी, इसकी वजह से ये वर्चस्व की उसकी राजनीति है, उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो ये जो पिक्चर है वो अमेरिकी सेनाओं के द्वारा किया गया जो एक संस्थागत ढांचे के अंतर्गत एक बर्बरता का दृश्य है, वो आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो। तो 1919 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया था। तो अगस्त 1990 की बात है कि इराक ने क्या किया था, कुवैत पर हमला कर लिया था और बड़ी तेजी के उसके ऊपर जो कब्जा था उसने आजमा लिया था। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनीतिक कोशिशें जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति है वो दे दी गई थी। जब इराक के द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में उसके बीच जब कुवैत पे आक्रमण करने के बाद उसने समझाने की बुझाने की कोशिश की कि इराक को कि अपने सैनिक है वो किसी तरह से पीछे ले जाएं, क्योंकि इराक के जो सद्दाम हुसैन थे उसने कुवैत के ऊपर आक्रमण वो कर दिया था, वो भी एक उपनिवेशिक शक्ति के रूप में अपनी जो शक्ति है वो स्थापित करना चाहते थे। तो इसी तरीके से इसी संदर्भ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उन्होंने कुवैत को मुक्त कराने के लिए इराक को जब समझाया गया तो उसने इस चीज़ को सद्दाम हुसैन ने इस चीज़ को नहीं माना था, और ना मानने की वजह से ही कुवैत को मुक्त करवाने के लिए एक जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो सैनिक संधि की जो अनुमति थी वो सैनिक बल प्रयोग की जो शक्ति थी वो दे दी गई थी। साथ लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था। इसमें जो फैसला लिया गया था, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया था शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ईरान के द्वारा इराक के द्वारा कुवैत को समाप्ति करनी, तो ये नाटकीय घटनाक्रम वो रहा था, बड़ा ही फैसला इसके बारे में रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा वो दी थी। इस तरीके की जो व्यवस्था अपनाई गई थी, जिस तरह की जो पॉलिसी अपनाई गई थी, तो वो नई विश्व व्यवस्था के तहत उसको संज्ञा वो प्रदान की थी। किसने? अमेरिकी जॉर्ज बुश ने, जो राष्ट्रपति थे वर्तमान समय में, जो सीनियर जो जॉर्ज बुश थे, उसका जो ये उन्होंने ये संज्ञा इस मामले में दी थी। 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि फरवरी
91 के अंदर 1991 के अंदर 90-91 के अंदर जो 34 देशों की मिली जुली सेना थी, तो उसके जो सैनिक थे 6,60,000 के करीब में, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इराक के ऊपर हमला कर दिया और काफ़ी भारी भरकम फौज की मात्रा की वजह से इराक था वो युद्ध के अंदर परास्त हो गया था। आप पीछे जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी उसका जो आपको उसका उदाहरण है वो देख सकते हो किस तरीके से बाकी जो पराजित होने के बाद उसकी जो आपका परिणाम है वो उसका अंदाजा वो लगा सकते हो। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध है वो कहा जाता है। इसी हमले को, इसी जो युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध है वो कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। इसी संयुक्त राष्ट्र के संघ के द्वारा जो हमला किया गया था उसी के अंतर्गत अपनाई की जो नीति थी उसी को हम क्या कह सकते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का जो संज्ञा है वो दी जा सकती है, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियानों की थी। यानी कि इसके द्वारा जो ये नीति अपनाई गई थी जिसके अंदर 6,60,000 सैनिक थे, जो सबसे अधिक लीडर करने वाला जो अमेरिका ही सैन्य अभियान का माना जा सकता है, अगुवाई करने वाला। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ ने इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे। जो इसके जो प्रमुख थे वो अमेरिकी जनरल थे जिनका नाम था नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ। और 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के थे। और ये जो 34 देशों की जो सेना थी इसके अंदर लगभग 6,60,000 सैनिकों में से लगभग जो 75% सैनिक थे वो अमेरिका सेना के थे। हालांकि इराक ने राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन इराकी सेना जल्द ही हार गई। उसने कुवैत से हटने पर मजबूर हम होना पड़ा। उस समय के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, इराक के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस जो युद्ध को 100 जंगों की एक जंग का साबित करने के लिए इसका एक उदाहरण है वो दिया था, लेकिन उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो 34 देशों की मिलीजुली सेना के ऑपरेशन के द्वारा जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो किया गया था उसके आगे उसकी जो सेना है वो बोनी सिद्ध हुई और उन्होंने हार का स्वाद है वो चखा और लास्ट में इराक के द्वारा कुवैत से वापिस है वो हटने पर मजबूर है वो होना पड़ा। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी सैन्य देश क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। इस सैनिक क्षमता के द्वारा या ऑपरेशन करने की वजह से जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से अमेरिका बाकी जो यूरोपीय देश थे उनकी वजह से उन्होंने ये जान लिया था कि अमेरिका बाकी देशों की तुलना में काफ़ी अधिक प्रौद्योगिकी, सैनिक, राजनीतिक तौर पे उसकी जो छवि थी काफ़ी अन्य देशों की तुलना में वो आगे निकल गई थी और बाकी सारे देश थे वो अमेरिका की तुलना में पीछे रह गए थे। तो बड़ा कॉन्फिडेंस इस मामले में इस सैनिक कार्रवाई की वजह से अमेरिका के सामने आया था। बड़े विज्ञापनीय अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बम्बों का प्रयोग है वो किया था। तो बड़ी टेक्नोलॉजी का जो जिस तरीके से अमेरिका प्रयोग कर रहा था तो उसमें स्मार्ट बम्बों का प्रयोग है वो उसके द्वारा अमेरिका के द्वारा इस युद्ध के अंदर किया गया था। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी थी। तो इसी के द्वारा जो ये युद्ध हुआ था उसमें से कुछ हमारे पर्यवेक्षक थे, उन्होंने इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी क्योंकि टेक्नोलॉजी का काफी अधिक मात्रा में इस युद्ध के द्वारा प्रयोग है वो किया गया था। इस युद्ध की टेलीविजन पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक वीडियो गेम वार में तब्दील हो गया। तो काफ़ी अधिक मात्रा में मीडिया के माध्यम के द्वारा इस युद्ध का जो कवरिंग है वो किया गया था और जिसकी वजह से ये वीडियो गेम वार के रूप में तब्दील है वो हो गया था। जहाँ जैसे हम वीडियो गेम के अंदर देखते हैं कि कैसे सैनिक एक दूसरे के तरफ है वो कत्लेआम करते हैं, तो ठीक इसी तरीके से जैसे हम वीडियो गेम के द्वारा देखा जाता है उस तरीके से वो हकीकत में जो युद्ध था वो ज़मीनी स्तर के ऊपर लड़ा गया था। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से देख रहे थे कि इराकी सेना किस तरह से धराशायी है वो हो रही थी। तो उस समय जो सद्दाम हुसैन जो इराक के राष्ट्रपति थे तो बड़े वो भी शक्तिशाली इराकी खाड़ी देशों के अंदर माने जाते थे और जो बाकी देशों की दुनिया के द्वारा जब मीडिया के द्वारा समाचार, मैगजीन, टीवी के माध्यम से इनके द्वारा जो कवरिंग की जा रही थी तो उस न्यूज़ के माध्यम से वो क्या कर रहे थे, बैठे बैठे इस कार्रवाई का जो अपने देशों के अंदर, क्योंकि उस समय 90 के आसपास मीडिया और कंप्यूटर का भी युग हो गया था, प्रिंटिंग मीडिया काफ़ी अधिक, इलेक्ट्रॉनिक जो
मीडिया थी उसका प्रचलन काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ गया। तो सभी देश, विश्व के सभी जो देश थे, वो इस युद्ध का जो रिजल्ट है वो देख रहे थे। यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है कि अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया, यानी कि इस युद्ध के माध्यम से अमेरिका ने काफ़ी अधिक मात्रा में मुनाफा कमाया था, क्योंकि बाकी देशों की तुलना में उसने जो सैनिक साजो सामान थे वो काफ़ी अधिक मात्रा में जो सप्लाई उन्होंने किए थे। क्योंकि जब भी वार होता है तो जितने भी जो बाकी देश है उनको युद्ध सामग्री तो चाहिए चाहिए, और इस युद्ध सामग्री का जो प्रयोग है युद्धों के माध्यम से युद्धों में प्रयोग किया जाता है, तो इसको इसके बदले में जो आयात किया जाता है, तो बदले में उस देश के द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में धन है वो खर्च है वो किया जाता है। तो कह सकते हैं कि सैन्य साजो सामान का निर्यात करने के मामले में अमेरिका ने काफ़ी अधिक मात्रा में जो पैसे थे वो कमाए थे। कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग में खर्च की उससे कहीं ज़्यादा रकम उसने जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी। जब इस देश के द्वारा जब उसके जो सैन्य साजो सामान थे जितना उसका खर्च किया गया था, उसकी वजह से जितना उसके खर्च किया था उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो रकम थी जर्मनी, जापान, जो सऊदी अरब जो देश थे, जो बाकी देशों के सैनिक साजो सामान या अन्य टेक्नोलॉजी की वजह से उसका प्रयोग है वो कर रहे थे। तो काफ़ी अधिक मात्रा में इस युद्ध के बदले में उसको जो भरपाई है वो आयात सैनिक साजो सामान या अन्य खाद्यान्न सामग्री की वजह से उसका जो निवेश था वो बढ़ गया था, इसलिए उसकी जीडीपी की दर में काफ़ी अधिक मात्रा में वृद्धि है वो देखी गई थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने इस युद्ध के माध्यम से अपना जो प्रयोग है वो सैनिक साजो सामान के रूप में प्रयोग करने की वजह से किस तरीके से विश्व राजनीतिक तौर पे वो इस प्रथम खाड़ी युद्ध की वजह से जो अमेरिका था वो किस तरीके से विश्व राजनीति की जो वर्चस्व की जो राजनीति थी उसके अंदर समायोजित है वो हो रहा था और विश्व राजनीति के अंदर एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में उभर रहा था। तो आज का लेक्चर इतना ही, लेकिन लेक्चर ख़त्म करने से पहले आपके लिए कुछ एक दो क्वेश्चन है वो आपको मैं पूछना चाहूँगा। उसका आपका आंसर है वो कमेंट करके आप देख सकते हो, देखते हैं आपने स्टडी करने के बाद कितनी लर्निंग है वो की है। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन ये सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये कि नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा वो किसने दी थी, किसके द्वारा नई विश्व व्यवस्था की जो संज्ञा थी वो दी गई थी, इसका आपको आंसर है वो देना। कमेंट करके, इस वीडियो के कमेंट करके आप जो कमेंट करके आप इसका आंसर वो दे सकते हो। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर वो कौन बच्चा है वो देता है। तो मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देखना है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो इराक के खिलाफ जो युद्ध कार्रवाई की गई थी उसको क्या नाम दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इराक जो सद्दाम हुसैन थे उसके खिलाफ ईरान पर जब आक्रमण करने के बाद जो 34 देशों ने मिलकर जो सैन्य कार्रवाई की गई थी उस युद्ध का नाम क्या दिया गया था, तो आप कमेंट करके आप उसका नाम है वो बताना है। और तीसरा मेरा क्वेश्चन आपसे कि जो इस युद्ध के अंदर जब प्रथम खाड़ी विश्व युद्ध हुआ था, खाड़ी युद्ध हुआ था, उसके अंदर पर्यवेक्षकों ने जो जितने भी ऑब्जर्वर थे उन्होंने इस युद्ध को क्या नाम दिया था। आपने उस युद्ध का नाम बताना है कि क्या उस युद्ध का नाम है वो दिया गया था। तो मेरे 3 क्वेश्चन है कि अमेरिका के द्वारा जो नई विश्व व्यवस्था थी उसकी जो संज्ञा दी गई थी, उसने जो अमेरिका के राष्ट्रपति उसका नाम बताना है आपको। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो सैन्य कार्रवाई की गई थी इराक के खिलाफ उस युद्ध का नाम क्या था, उस सैन्य अभियान का नाम क्या था। और तीसरा जो इस युद्ध के अंदर जब खाड़ी देशों के खिलाफ जो युद्ध लड़ा गया था पर्यवेक्षकों ने उसका नाम है वो क्या दिया था, किस युद्ध की संज्ञा थी वो दी थी। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।